हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की इस क्लास में हम करेंगे बाल विकास यानी कि सीडीबी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हो। तो आप लोग एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि टाइप्स ऑफ मेंस किसकी रचना है? ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, स्प्रेंजर, पेस्टोलॉजी या फिर फ्रॉबेल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेंजर महोदय की ये रचना है टाइप्स ऑफ मेंस। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्प्रेंजर ने व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंजर ने 6 प्रकार बताए हैं व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के। अब बात आती है कौन कौन से 6 प्रकार बताए हैं। तो पहला है सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक। ये 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मनिष्ठ विधियों का क्या आधार है? व्यक्ति के लक्षण एवं अनुभव, उद्देश्य एवं आवश्यकता, रुचियां एवं अभिवृत्तियां या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिष्ठ विधियों के आधार पर व्यक्ति के लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचियां और अभिवृत्तियां ये सभी होती हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन सी प्रविधियां आती हैं? आत्मकथा विधि, व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार एवं सूची विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ये सारी प्रविधियां शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपको दोस्तों आज हमारी आवाज़ थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि के अंतर्गत हम वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों के तत्वों का अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आंसर आपको पता चल गया, क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है या प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है आत्मकथा विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि हम प्रयोग करते हैं। कब? असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार विधि में किसका मूल्यांकन किया जाता है? विषय के प्रेरकों का, अभिवृत्तियों का, लक्षणों का या फिर उपयुक्त सभी का। तो आंसर यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि साक्षात्कार विधि में हम इन सभी का मूल्यांकन करते हैं, लक्षणों का, अभिवृत्तियों का और विषय के प्रेरकों का भी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? आत्मकथा विधि है, साक्षात्कार विधि है, सूची विधि है या व्यक्ति वृत्ति इतिहास विधि है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व मापन में प्रयोग की जाने वाली विधि सूची विधि होती है। अगला प्रश्न है, गुणात्मक व्यवहार का अवलोकन किस विधि में किया जाता है? साक्षात्कार, आत्मकथा, व्यक्ति वृत्ति इतिहास या क्रम निर्धारण मापनी विधि। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रम निर्धारण मापनी विधि। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपण विधियों में विषयी अपने प्रतिचारों को कैसे प्रकट करता है? आंतरिक लक्षणों द्वारा, भाव दशाओं द्वारा, अभिवृत्तियों द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से विषयी अपने प्रतिचारों को आंतरिक लक्षणों, भाव दशाओं और अभिवृत्तियों एवं हवाई कल्पनाओं में पिरोकर कहानी के रूप में प्रकट करता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समायोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? निराशा, मानसिक संघर्ष, तनाव या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारे जो कारक आपको दिए गए हैं, निराशा, तनाव, मानसिक संघर्ष, ये सभी समायोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है।
अगला प्रश्न है समायोजन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष एवं क्षतिपूरक विधि, आक्रामक विधियां या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। समायोजन की 4 प्रविधियां होती हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूरक और आक्रामक। तो ये सारी क्या है, समायोजन की प्रविधियां हैं जो 4 प्रकार की होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रयत्न किस विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूरक विधि या फिर आक्रामक विधि। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विधि। जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने का प्रयास करता है तो वे प्रयत्न जो है वो प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है समायोजन के उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां शामिल हैं। बाधाओं का समाधान, उद्देश्य में परिवर्तन, विश्लेषण एवं निर्णय या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। समायोजन के उपायों के अंतर्गत ये सारी विधियां शामिल हैं, बाधाओं का समाधान, उद्देश्य में परिवर्तन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस विधियों को व्यक्ति अचेतन के रूप में अपनाता है। प्रत्यक्ष विधि को, अप्रत्यक्ष विधि को, क्षतिपूरक या फिर आक्रामक विधि को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अप्रत्यक्ष विधियां ऐसी विधियां होती हैं जो जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपना लेता है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न देखिएगा कि तनाव से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष, क्षतिपूरक, आक्रामक या अप्रत्यक्ष। तनावपूर्ण स्थिति में या फिर दुख से बचने के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधियां। अगला प्रश्न है निम्न में अप्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी होती हैं। शोधन या पृथक्करण, प्रतिगमन व तादात्म्य, निर्भरता व युक्तिकरण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है, यहाँ पर भी आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको लग रहा होगा कि हर प्रश्न में हमारा उपयुक्त सभी क्यों सही हो रहा है, लेकिन दोस्तों हर बार आपका ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही नहीं होता, लेकिन एग्जाम में ये वाला ऑप्शन सही होने का 90% चांस होता है। तो आप अगर आपको तुक्का लगाना है, एग्जाम में आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है, तब आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, आप सेफ रहोगे, यानी कि आपका 1 मार्क्स शायद आपका बच जाए या आपको मिल जाए, तो इसलिए ये ऑप्शन आप चूज करोगे। अगर आपको नहीं आता है प्रश्न, तब की मैं बात कर रही हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया। अगला प्रश्न है कि जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। व्यक्तिक समानता, व्यवहार असमानता, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर व्यवहार समानता। दोस्तों कोई भी 2 बालक जो समान हैं, देखने में आपको समान लग रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता है, उनका व्यवहार एक जैसा नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस व्यवहार को इसे हम कहेंगे व्यक्तिक भिन्नता या फिर व्यक्तिक विभिन्नता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी जैसे कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति आपस में दिखता तो समान है, उसकी समानताएं होती है, लेकिन वह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, जबकि 2 जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। भले उनका शक्ल सेम हो सकता है, उनका कद सेम हो सकता है, हाइट सेम हो सकती है, लेकिन उनका व्यवहार सेम नहीं हो सकता है। यहीं पर इसे ही हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है, तो आपको ये अच्छे से शायद आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक भिन्नता के तहत प्रत्येक व्यक्ति में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। जैविक एवं मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे जो है ये प्रत्येक व्यक्ति में अंतर पाए जाते हैं। सामवेगिक अंतर पाए जाते हैं, किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, किसी के अंदर भय ज़्यादा है, या फिर किसी किसी के अंदर आप देखते होंगे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। तो हर व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है, ये कथन आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक का है। आपको क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। ये कथन किसका है, मैकडोगल का है, स्किनर का है, एडलर का है या फिर क्रो का है। तो ये हमारा कथन किसका है आपको बताना है। ये कथन हो जाएगा स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये कथन वाला जो प्रश्न आपको दिखता है तो प्लीज़ आप इसे अलग से अपनी कॉपी में नोट किया करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये प्रश्न आपको याद करने पड़ जाते हैं, इसलिए आप इसे अलग नोट किया कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव किस पर पड़ता है। अधिगम प्रक्रिया की उपलब्धि, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त सभी।
यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक भिन्नता का आधार क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, बुद्धि, व्यक्तित्व, बुद्धि तथा व्यक्तित्व या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक भिन्नता का आधार जो है वो बुद्धि और व्यक्तित्व ये दोनों है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक भिन्नता के कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु, बुद्धि, शिक्षा व आर्थिक दशा या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिक भिन्नता के ये सारे कारक माने जाते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु, बुद्धि, शिक्षा व आर्थिक दशा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है, आपको देखना है। कथन है, बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित व विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा व सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है टेलर, एडलर, स्किनर या फिर पावलाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर स्किनर हो जाएगा, यानी कि स्किनर महोदय के द्वारा ये कथन दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कल्पना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? पूर्व प्रत्यक्षीकरण अनुभव पर आधारित प्रक्रिया रचनात्मक होती है, या फिर यह आवश्यक नहीं कि सृजनात्मक भी हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये दोनों कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, पावलाव का है, मैकडूगल का है या फिर मारिया मॉन्टेसरी का है? यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, ये कथन जो है ये स्किनर महोदय का नहीं है, ये कथन है मैकडूगल का। इन्होंने कहा है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, इसलिए ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कल्पना का आधार क्या होता है? पूर्व अनुभव, भविष्य की योग्यता, सामाजिक ज्ञान या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व अनुभव, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व अनुभव क्या है? कल्पना का आधार होता है। अगला प्रश्न है कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना होती है कितने प्रकार की? पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैकडूगल के अनुसार अगर कल्पना का प्रकार पूछे तो दो प्रकार की होती है, पुनरुत्पादक और उत्पादक। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कार्य साधक कल्पना क्या होती है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य साधक कल्पना होती है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ये दोनों। अगला प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है कि रसात्मक कल्पना होती है कलात्मक, मनोरंजनमयी, कलात्मक एवं मनोरंजनमयी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो लास्ट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कि है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रसात्मक कल्पना जो है इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से? कलात्मक एवं मनोरंजनमयी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारे जो भी प्रश्न हमने किए हैं आपको शायद अच्छे लगे होंगे, लेकिन आज के प्रश्न थोड़े से टफ थे। तो दोस्तों, शायद आपके कम प्रश्न सही हुए हों, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आया है, कितने आपने सही किया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।